बिहार के विधानसभा चुनाव में दो लड़कों की अग्नि परीक्षा। जी हां, आपने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में सुना होगा कि ये दो लड़कों की जोड़ी क्या कमाल कर पाएगी। उसके बाद वर्ष 2024 का वक्त आया जब उत्तर प्रदेश पर सबकी नजरें थी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया और राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर फिर से सबकी नजरें टिकी कि ये दो लड़के क्या यूपी में कमाल कर पाएंगे। लेकिन जबरदस्त प्रदर्शन वहां पर इंडिया गठबंधन का रहा। लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को 43 सीटों पर जीत नसीब हुई। ऐसे में अब साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई है। गुजरात से राहुल गांधी ने संदेश दिया कि अब बिहार में सत्ता का तख्ता पलट होने वाला है। ऐसे में तेजस्वी यादव इस इंडिया गठबंधन के रथ को सारथी के रूप में दिशा देने में जुटे हुए हैं। सहयोगी के रूप में राहुल गांधी को देख रहे हैं। राहुल गांधी बिहार पहुंचते हैं और वहां पर जाकर कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतनी जिम्मेदारी, यानी कि साफ तौर पर जातीय समीकरण के आधार पर बिहार में सियासी तख्तापलट करने की कोशिशों में जुट गए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या दो लड़कों की जोड़ी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बिहार में सत्ता का तख्ता पलट करने में कामयाब होते हुए नजर आएंगे। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी मंच से मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से देखते हैं, मैंने जिक्र किया है यहाँ पर दो लड़कों का, क्या ये दो लड़के, क्योंकि जातीय जनगणना के मुद्दे पर देखा जाए तो एक तरफ तेजस्वी यादव है जो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ जब हम सरकार में शामिल थे तब ये मेरा कॉन्सेप्ट था और उस आधार पर हमने सबसे पहले बिहार में जातीय जनगणना करवाई। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं सदन में भी मांग उठा चुका हूं। तो इसका क्रेडिट किसे जाएगा और इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए दिनेश जी, एक बात तो स्पष्ट है कि राहुल गांधी जिस तरह से प्रभाव अपना छोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वो अब हर किसी को समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी को लेकर जो नेगेटिव छवि उनकी बनाई गई, कम से कम वो वैसे नेता तो नहीं है। वो बहुत दूरदर्शी नेता हैं। जिस बात को कहते हैं आखिर में वही बात सच साबित होती हुई नजर आती है। आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, जब कोरोना से ठीक पहले राहुल गांधी का एक ट्वीट आया था सामने की देखिए बड़ी महामारी आने वाली है, सरकार को इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, लेकिन तब भी उस ट्वीट पे कोई बात नहीं की गई और उसके बाद देखिए कितनी बड़ी महामारी आ जाती है। यानी कि राहुल गांधी ने उस चीज को सोचा। इसके बाद जब किसानों का मुद्दा सामने आया कि 3 कृषि कानून बने, उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि भाई ये तीनों जो कृषि कानून है ये सरकार को वापस लेने ही पड़ेंगे, किसान नहीं झुकेगा। बिल्कुल। और देखिए वही बात होती हुई नजर आई दिनेश जी की सरकार को वापस लेने पड़े। अब जातीय जनगणना की आप बात कर रहे हैं, जिस तरह अंदाज में राहुल गांधी ने संसद के अंदर खड़े होकर कहा कि हम सत्ता में आए तो पहला काम हम जातीय जनगणना का करेंगे और आप हमें रोक नहीं पाएंगे। और अब देखिए मोदी सरकार ने वही फैसला किया कि भाई अब जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो ये तमाम जो बातें हैं ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी को अब लोगों ने बड़ा सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। और आपने दो लड़कों का जिक्र कर दिया। देखिए तेजस्वी यादव को देखा जाए तो बिहार का एक तबका है जो उनके अंदर भावी मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं तलाश करता है। और देखिए अभी भी अगर उनकी पार्टी को देखा जाए तो दूसरी सबसे बड़ी कह सकते हैं पार्टी के रूप में बिहार के अंदर मौजूद है। 2020 में तो सबसे बड़ी पार्टी बिल्कुल। हालांकि ये कह सकते हैं कि बीजेपी में कुछ लोग यहाँ वहां से आ गए तो चलिए बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन जीत के आधार पर देखा जाए बिल्कुल आपने सही कहा कि उस वक्त सबसे बड़ी पार्टी थी। तो क्या यहाँ पर एक बार फिर जो दो लड़कों ने मैजिक उत्तर प्रदेश में किया था, जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी थी, उस समय भी कहा गया कि दो लड़के क्या कर लेंगे, और यहां पर बीजेपी को धराशायी करते हुए इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा में 44 सीटें लगभग जीती। उसी तर्ज पर अब बिहार में भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो दो लड़के हैं यानी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, ये मिलकर क्या करेंगे। देखिए दोनों की जो कह सकते हैं कि लोकप्रियता है, अगर आप देखेंगे 14 और 19 की बात करेंगे तो बीजेपी और लोकप्रियता में इजाफा हुआ। बिल्कुल, क्योंकि 14 में अगर बीजेपी को देखेंगे तो 40 में से 39 सीटें आई थिंक बीजेपी के पास में थी, एक शायद कांग्रेस पार्टी ने जीती। अगर हम 19 की बात करेंगे तब भी 39 सीटें बीजेपी और एनडीए के पास गई, एक सीट जो है कांग्रेस पार्टी को मिली किशनगंज की। लेकिन 2024 तक आते आते समीकरण बदले हैं दिनेश जी। आप देखिए 10 सीटें, यानी कि महत्वपूर्ण बात यह है कि 10 लोकसभा सीटें आज जो है इंडिया महागठबंधन या इंडिया गठबंधन के पास में है। तो तमाम जो लोग हैं अब वो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर बदलाव की गुंजाइश है तो हम तेजस्वी यादव को ट्राई
कर सकते हैं। और उससे बड़ी बात की एनडीए कुनबे को जरा आप देखिए, हर कोई मुख्यमंत्री बनने की रेस में दौड़ा चला जा रहा। आप देखें, चाहे जीतन राम मांझी की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, सम्राट चौधरी की बात करें, यानी एक तरीके से होड़ लगी हुई। और नीतीश कुमार तो पद अपना खाली करना ही नहीं चाहते। तो एनडीए के मुकाबले इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया का जो पलड़ा है वो काफी हद तक भारी नजर आ रहा है। अमन जी, मैं चर्चा करूंगा यहाँ पर। आपने उससे पहले ही एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के संदर्भ में प्रकाश डाला है, लेकिन एक तरफ ये बात तो स्पष्ट है कि आरजेडी इंडिया गठबंधन को बिहार में लीड करेगी। दूसरी बात ये भी स्पष्ट है कि सीएम चेहरा चाहे डिक्लेरेशन ना हो, तेजस्वी यादव ही होंगे, क्योंकि बिहार में कांग्रेस पार्टी से आरजेडी कहीं ज्यादा मजबूत नजर आती है। लेकिन एनडीए की यहाँ पर चर्चा की जाए तो बीजेपी और जेडीयू में टक्कर है। बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो ये चाहते हैं, उनकी पार्टी के नेता ये चाहते हैं कि चाहे नीतीश कुमार को या फिर निशांत कुमार को जेडीयू से ही सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट किया जाए, उसी आधार पर चुनाव लड़ा जाए। तो क्या जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है, बीजेपी की जो मंशा है कि हम अपना मुख्यमंत्री बनाएं, और नीतीश कुमार के खेमे की मंशा है कि नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए, यहाँ आकर राजनीतिक तौर पर एनडीए गठबंधन के इन राजनीतिक दलों में कोई पेच फंसेगा। देखिए दिनेश जी, अब नीतीश कुमार को समझ में आ रहा है कि बीजेपी अगर ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है और अगर उसके पास में 100 या 100 से प्लस सीटें आती हैं तो कभी भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री वो नहीं बनने देंगे। 100 सीटें कैसे जीत सकते हैं, क्योंकि देखिए 100 सीटों पर ही चुनाव लड़ने की जाहिर बात है कि यहाँ पर जिस तरह की बात उठ के सामने आ रही है कि बीजेपी ने जो फॉर्मूला तय किया है उसके हिसाब से 120-125 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। और अगर यहाँ पर किसी कह सकते हैं अगर आधार पर अगर बीजेपी 100 के आसपास आती है तो यहाँ नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना कहीं भी मुमकिन नहीं है। एक बात, दूसरी बात ये नजर आती है कि देखिए जितने भी एनडीए कुनबे के जो लोग हैं, आप शुरुआत करिए नीतीश कुमार से, वो अभी भी 74 की एज के हो गए, लेकिन अभी भी जिस तरह का प्रचार उनके पक्ष में किया जा रहा है, उनके चाहे बेटे हो या पार्टी हो, कि भाई 25 से 30 फिर से नीतीश, ये बात कही जा रही है। ये एक बात निकल के सामने आती है, भाई बीजेपी की तरफ चला जाए तो आप देखिए चाहे गिरिराज सिंह हो या फिर कुछ दिनों पहले अश्विनी चौबे ने साफ कह दिया कि भाई नीतीश कुमार को, हाँ ये सब तमाम नेता हैं वो ये चाहते हैं कि सम्राट चौधरी को तो लाइन में नजर आ रहा है, और नैब सिंह सैनी ने तो बाकायदा कह भी दिया। तो ये तमाम बातें हैं। इसके अलावा चिराग पासवान को जरा आप देखिए क्या कहते हुए नजर आते हैं कि मैं वापस अपने जो प्रदेश है वहां लौटना चाहता हूँ, वापस अपनी जो जमीन है, मिट्टी है, जो सरजमीन है, मेरी मातृभूमि है, उसकी सेवा करना चाहता हूँ। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने का, यहाँ पर जीतन राम मांझी कह देते हैं कि भाई मुख्यमंत्री की वैकेंसी खाली नहीं है, लेकिन ये जीतन राम मांझी कहते हैं कि अगर हमारे पास में 20 विधायक आ गए तो हम मुख्यमंत्री बना लेंगे। तो एक तरीके देखा जाए तो एनडीए के अंदर जो सिर्फ फुटबॉल वाली स्थिति है वो दिखाई पड़ती है। आज ही का बयान आप देखिए, जो बेटे हैं जीतन राम मांझी के, क्या कह रहे हैं, संतोष सुमन कह रहे हैं कि भाई 243 सीटों पर भी हमें चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। नहीं, 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, तो फिर बीजेपी और जेडीयू में किस तरीके से सीट शेयरिंग होगी, क्योंकि 115 सीटें पिछली बार जेडीयू ने चुनाव लड़ा था। तो क्या नीतीश कुमार को ये मंजूर होगा कि वो 100 सीटों से कम चुनाव लड़े? बिल्कुल। और देखिए एक मजेदार बात इसमें और भी है कि 40 सीटों पर जहाँ जीतन राम मांझी बात कर रहे हैं, चिराग पासवान कह रहे हैं कि भाई हमारे पास 5 सांसद हैं तो कम से कम 50 सीटें तो हमें भी दीजिए। अभी सीटें हो जाती 90। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा है, वो भी कह रहे हैं कि भाई हमें ज्यादा सीटें चाहिए। अब आप जेडीयू की बात कर लीजिए, बीजेपी की बात कर लीजिए, तो ये पेच जो है दिनेश जी बड़ा मुश्किल है और यहाँ पर बीजेपी को सुलझाना इन चीजों के लिए आसान बात नहीं होने वाली। आप देखिए, इसीलिए चाहे पीएम मोदी हो, जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, लगातार बिहार के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ सीट शेयरिंग का जो मसला है वो बड़ा मसला है। कहीं ना कहीं जो एनडीए कुनबा इस बात को लेकर फंसा हुआ है, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। और बीजेपी कम से कम ये सोच रही है कि अगर 100 सीटों पर हम चुनाव लड़े तभी कहीं अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं, बनाने का दावा पेश कर सकते हैं, अन्यथा यही होगा। नीतीश कुमार फिर मजबूरी में अगर इस तरह का मैंडेट आता है तो उन्हें बनाना पड़ेगा। बीजेपी के लिए भी ये एक मुश्किल टास्क है, मुश्किल चुनौती है ये, क्योंकि यदि नीतीश कुमार 40-45 सीटें जीतकर आ जाते हैं और बीजेपी 80 सीटों से नीचे ही रह जाती है, तो फिर कहीं ना कहीं मजबूरन वर्ष उन्हें नीतीश कुमार को या फिर जेडीयू से उनके बेटे जो निशांत कुमार हैं, उनके प्रोजेक्शन की बातें सामने आ रही है, उनको मुख्यमंत्री घोषित करना पड़ सकता है। बिहार का चुनाव एनडीए के लिए आसान नहीं होने वाला है, एनडीए बिल्कुल फंसा हुआ है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, जो विशेष तौर पर रोजगार के मुद्दे को लेकर, विशेष तौर पर पलायन के मुद्दे को लेकर
जो बीजेपी की और नीतीश कुमार की सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, क्या बिहार की जनता इस बार उन पर विश्वास जताएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या नीतीश कुमार की राजनीतिक छवि पर यहाँ बिहार की जनता एक बार फिर से विश्वास करके उन्हें गद्दी तक बैठाने का काम करेगी? क्योंकि 2020 के और 2025 के चुनाव के बीच के समीकरण काफी बदले हुए नजर आ रहे हैं। अमन जी, आपने तमाम जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।